हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का यह टॉपिक है और लगातार अभी हम लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यह एक नया सेट है। चलिए हम लोग इसका एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्योंकि अभी आपको पता है कि 21 जनवरी को आपका सीटेट का एग्जाम होने वाला है। तो उससे पहले हम लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करेंगे। सेट प्रैक्टिस करने से एक बात होती है कि आपका जो भी सेट में प्रश्न रहता है वह कभी ना कभी आया हुआ रहता है। बहुत सारा प्रश्न ऐसा रहता है सीटेट में जो कि रिपीटेड रहता है, ठीक है। तो उसको समझने में आपको सहायता मिलेगी और प्रश्न को किस तरह से हल किया जाता है। सीटेट का जो प्रश्न होता है, बहुत सारा प्रश्न टेक्निक पर आधारित होता है। आप उस टेक्निक को सीख जाएंगे और प्रश्न हल करने में आपको सहायता मिलेगी। चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। समावेशी कक्षा है और इसमें शिक्षिका की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। चार ऑप्शन आपके सामने है। यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। मानक निर्देश की बात हो रही है, निर्देश देना यहाँ सही बात नहीं है। तो यह जो है नेगेटिव सेंस में होता है। तो आप लोग भी यहाँ देख लेंगे कि जब भी आपको इस तरह का बात मिलता है, कक्षा को मानक निर्देश, तो शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश, तो ऐसा नहीं होता है। शिक्षिका मानक निर्देश कक्षा को नहीं दे पाएगी, ठीक है। शिक्षिका शिक्षार्थी के अनुकूल कक्षा का निर्माण कर सकती हैं, उनको जो है प्रेरित कर सकती हैं। तो इस तरह की बातें पॉजिटिव में होती है। लेकिन यह जो है शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश देना, यह बिल्कुल नेगेटिव सेंस में है। आप इसको जो है ओमिट कर देंगे पहले ही। बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके, ऐसी बात नहीं है। बच्चे जो आते हैं उनका क्या व्यवसाय है, उनके माता पिता का क्या व्यवसाय है, यह जानना जरूरी नहीं है, ठीक है। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले, यह सही है। प्रत्येक बच्चे को एक सही अवसर देना चाहिए जिससे कि उनकी अध्ययन क्षमता जो है वह लगातार विकसित। कक्षा के लिए एक ऐसी योजना बनाना प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े, ठीक है। तो सबसे यहाँ सही जो ऑप्शन है यह आपका है, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले, ठीक है। तो आप इसके साथ जाएंगे। यह जो है समान गति, प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। देखिए प्रत्येक बच्चा जो है समान गति से आगे नहीं बढ़ सकता है। सबकी सीखने की गति अलग अलग होती है। आप कितना हूं कुछ भी माहौल बना लें, लेकिन फिर भी जो है हर एक बच्चा एक साथ एक समान से गति नहीं कर पाएगा, एक समान से अधिगम प्राप्त नहीं कर पाएगा। उसमें थोड़ी त्रुटि रहेगी। जिनके पास त्रुटि रहेगी आप उनको प्रोत्साहित करेंगे, वैकल्पनात्मक स्रोत उपलब्ध कराएंगे। इस तरह की बातें होती है, ठीक है। अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे। अब देखिए बच्चों को जो है अवधारणा बदलने की बात हो रही है। बच्चों को सूचनाएं लिखकर उन्हें याद करने, देखिए याद करना आ गया। तो याद करना जो है इसको हम लोग नेगेटिव सेंस में लेते हैं। आप देखिए बहुत सारा चीज ऐसा है जो कि आपको देखते पता चल जाएगा कि यह आपका उत्तर नहीं हो सकता। यदि बच्चे की अवधारणाएं गलत हो तो उन्हें दंड देकर, देखिए बच्चे को आप दंड नहीं दे सकते हैं, यह भी आपका गलत सेंस में हुआ। तो यह नहीं होगा, यह नहीं होगा। बचा इधर दो। देखिए तथ्यात्मक जानकारी देकर, तथ्यात्मक जानकारी नहीं देना है, उनको प्रोत्साहित करना है, जानकारी का स्रोत उपलब्ध कराना है, कहां से जानकारी प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो बचा एक 4 नंबर। 4 नंबर है अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देना। देखिए अवसर देना, प्रोत्साहित करना, यह सारा जो है पॉजिटिव सेंस में आ रहा है। 4 नंबर के साथ आप जाएंगे, बिल्कुल सही है। पॉजिटिव निगेटिव की बात हम इसलिए कर रहे हैं, बहुत सारा शब्द जो रहता है वही नेगेटिव रहता है। उस शब्द का जो है अगर आप चयन करेंगे, सही से चयन करेंगे, जब आप वो पूरे एक सेंटेंस में उस शब्द को देखेंगे तो आपको खुद ब खुद अंदाजा लग जाएगा। लेकिन सही शब्द जो है कहाँ प्रयोग हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है, यह जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे ऑप्शन, तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा।
क्योंकि कभी कभी क्या रहता है, किसी में 2 पॉजिटिव है तो किसी में 3 पॉजिटिव, उससे ज्यादा संभावनाएं बनती है। तो आपको हर एक जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है सबको पढ़ना चाहिए, और पढ़ने की गति जो है इससे विकसित होगी लगातार जब हम लोग सेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। देखिए, ज्यादा पुस्तक पढ़ रहा है तो बच्चे को क्या दिया जा रहा है? प्रमाण पत्र। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम ना करे। देखिए, रणनीति बनाया गया है जो कि अधिक पुस्तकें बच्चे पढ़े तो उन्हें प्रमाण पत्र मिलेगा, तो प्रमाण पत्र के लोभ से वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम ना करें। क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि बच्चे को जो है सिर्फ माइंड में यह फिट है कि अधिक पुस्तकें पढ़ेंगे तो उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ठीक है। तो यह उनके माइंड में है। यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकती है। यह बिल्कुल सही है। देखिए, इससे जो है बच्चे के माइंड में यही बात आ रहा है कि संभवतः बच्चे केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तक को पढ़ने की तरफ ले जा सकते हैं। पुस्तकालय में बहुत अधिक पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता होगी, इससे तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे, यह भी कोई लॉजिक नहीं है। पुस्तकों को पढ़ना बच्चों को उनके गृह कार्य को पूरा करने में बाधा डालेगा, ऐसी बात नहीं है। एक के साथ आप जाएंगे, जो अभी हम लोग डिस्कस किए बिल्कुल सही है। 4 नंबर देखिए, किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। शिक्षक की क्या भूमिका है? समय सारणी का कठोरता से पालन? नहीं, बिल्कुल नहीं। कठोरता से पालन नहीं करवाना है। सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना, यह सही है आपका। अपने ज्ञान से शिक्षार्थी को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए, देखिए परीक्षा की बात हो रही है, परीक्षा भी आपका जो है नेगेटिव सेंस में यूज होता है, आप जानते होंगे। तो देखिए यहाँ सेंटेंस में इसका प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए हम इस पर नहीं जाएंगे, यह आंसर आपका नहीं हो सकता है। सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तर के लिए तैयार करना। देखिए, सही उत्तर के लिए आप तैयार नहीं करेंगे, उनको सही ज्ञान दीजिए, उनके ज्ञान के मार्ग में जो जो बाधाएं हैं उसको दूर कीजिए, उपयोगी सामग्री अवेलेबल करवाइए। तो 2 नंबर के साथ जाएंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है? त्रुटि कर रहे हैं बच्चे, गलती कर रहे हैं, तो उनके लिए कौन सा कथन इसमें सही है? गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए। देखिए, शिक्षक का अनुकरण यह नहीं होता है, कक्षा कक्ष जो होता है वह होता है शिक्षार्थी के अनुकूल, ठीक है। इसमें शिक्षक का अनुकरण नहीं करना है। बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, उन्हें कठोर दंड, देखिए कठोर दंड जैसे ही आ गया, यह आपका नहीं हो सकता है। कठोर दंड नहीं देना है आपको। बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता है, ऐसी बात नहीं है। बच्चों को गलतियां एक खिड़की के समान होती है। बच्चों की गलतियां की यहां कर दीजिएगा, मिसप्रिंट है। यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं, यह सही है। देखिए, बच्चे जो गलतियां करते हैं, गलतियां करने से यह पता चलता है उनके सोचने की कैपेसिटी क्या है, वो क्या सोचते हैं, क्या सोचकर वो गलती किए हैं, ठीक है। इसको आप सुधार कर सकते हैं, इसको जो है प्रयोग करवा कर सुधार करवा सकते हैं, ठीक है। उनको फिर से जो है उसके उस गलतियों पर फोकस करवाना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं जो कि पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, तो आप 4 के साथ जाएंगे यहाँ, वह सही है। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उससे अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी करता है। यह सही लग रहा है, ठीक है। पहले हम लोग इसको सही करके एक रख लेते हैं पॉजिटिव सेंस में। आकलन ही एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने सीखा, यह नहीं है। आकलन नहीं है, इसके बाद जो है इसमें और सारी क्रियाएं हैं जिसके बाद ही यह लगता है पता। इसके साथ आप नहीं जाएंगे, 2 के साथ, 2 सही नहीं। 3 देखिए, आज के समय में केवल अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण है, यह नहीं है, अंक ही महत्वपूर्ण नहीं है।
बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे समझ सके कि अपने सहपाठी की तुलना में, देखिए तुलना वगैरह सब आ रहा है, यह सारा नेगेटिव सेंस में है। आप 1 नंबर जो है बिल्कुल उसी पर जाएंगे। अब देखिए यहाँ प्रश्न देखकर बहुत ज्यादा पहले जो है यह मन में उत्पन्न होता है, इतना बड़ा प्रश्न है कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं, आपको तुरंत अंदाजा आ जाएगा क्या सही है क्या गलत है। पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाएगा। ठीक है, तो यह सारी बातें हो रही है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पृष्ठ संख्या 13। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिकाएं क्या होनी चाहिए। ठीक है, एक शिक्षक के नाते प्राथमिक भूमिकाएं क्या होनी चाहिए। बच्चों को उसकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना चाहिए। बच्चों को उसकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को, ठीक है, अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने, मतलब ग्रुप शिक्षा हो रहा है तो वहां साझा करने, या सारे लोग मौजूद हैं तो वहां साझा करने, पर्याप्त अवसर देना। देखिए अवसर भी आ रहा है, तो यह सब जो है पॉजिटिव सेंस में है, इसको हम लोग पहले टिक कर लेते हैं। बच्चों के अनुभव को निरस्त कर, देखिए बच्चा का जो अनुभव है डायरेक्ट उसको निरस्त कर दीजिएगा तो वह नहीं होगा। ठीक है, पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा कराना, यह भी आपका सही नहीं है। ठीक है, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखें। प्रश्न पूछे उत्तर करे, यह जरूरी नहीं है। आप देखिए सबसे सटीक जो बैठता है यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का जो रूपरेखा है 2005, इसके तहत जो है 1 नंबर जो है बच्चे को उसकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने का पर्याप्त अवसर देना, यह बिल्कुल ही सही है, आप इसके साथ जाएंगे। ठीक है, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षिका को डैश की आवश्यकता होती है। शिक्षिका जो है बच्चों को, शिक्षक जो है बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ठीक है, अध्ययन के लिए। तो बच्चों को नियंत्रण में रखना, बिल्कुल नहीं, नियंत्रण में नहीं। अन्य बच्चों के साथ तुलना, देखिए तुलना की बात हो रही है, यह भी गलत हो गया। बच्चों को प्रेरित करना, यह सही है। बच्चों को डांटना, यह गलत है। 3 नंबर के साथ जाएं, देखिए एकदम स्पष्ट रूप से 3 नंबर आ रहा है आंसर, आप 3 नंबर के साथ जाना है। ठीक है, प्रेरित करना बिल्कुल ही पॉजिटिव सेंस है। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न, भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं। सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए। देखिए यह अटपटा लग रहा है ना आपको, पहले ही इसको हटा दीजिए, यह नहीं होगा आपका। प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप में जुड़ी रहती हैं, यह आपका सही लग रहा है। सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती, यह गलत है आपका। कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि इसमें हम कितने निपुण हैं, यह भी जरूरी नहीं है। ठीक है, नया सीखने के लिए निपुणता की जरूरत नहीं है, कुछ भी नया आप सीख सकते हैं, उसमें निपुण नहीं है फिर भी परिश्रम करके उसको सीखा जा सकता है, सही मार्गदर्शन में उसको सीखा जा सकता है। बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की डैश की योग्यता का आकलन करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है वह बच्चे के डैश योग्यता का आकलन, किस तरह की योग्यता का आकलन करना है। सही उत्तर का निर्माण करने नहीं, सही उत्तर की व्याख्या करने का नहीं है। सही उत्तर का पहचान करने, यह है। सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने, यह नहीं है। आप 3 के साथ जाएंगे, सही उत्तर की पहचान करने। बहुविकल्पी प्रश्न जो है इससे सही उत्तर की पहचान करने, यह सही है। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, नहीं की बात हो रही है। मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, यह जो है सामाजिक प्रक्रिया है। आनुवांशिक संरचना, यह सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, सामाजिक प्रक्रिया में शामिल नहीं है। और देख लेते हैं, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना। एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को जो सीखना है यह सामाजिक
समाजीकरण की प्रक्रिया है, कौशलों का अर्जन, यह भी सामाजिक प्रक्रिया है। आप 2 नंबर पर जाएंगे, यह नहीं है, ठीक है। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण में प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है? देख, क्या है? मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं। यह जो है आपका स्कीमा है, या आप पढ़े होंगे, ठीक है। डायरेक्ट आप स्कीमा पर टिक करेंगे, बाकी यह सब नहीं है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बच्चे अपने प्रति वयस्क का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, नहीं है। बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। बच्चे अहंकेंद्रित होते हैं, यह भी नहीं है। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, सही बात है। यह 4 नंबर के साथ आप जाएंगे। बाकी देखिए तीनों आपको खुद ब खुद लगेगा जो कि यह इसके अनुसार सही नहीं है, और इनका जब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इनका थ्योरी पढ़ेंगे, तो उसमें यह बात स्पष्ट रूप से सामने आती है, ठीक है। तो लगातार हम लोग सेट प्रैक्टिस करेंगे, तो जितने भी आपके दार्शनिक हुए हैं, तो उनका जो है, जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उनका सारा स्टेटमेंट आपको कहीं ना कहीं पढ़ने को मिलेगा। अधिगम आसक्ता वाले बच्चे को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है, यह सही बात है। उनको भ्रम पैदा होता है एक समान अक्षर में। बच्चे दृश्य शब्दों को आसानी से पहचानते और समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है। बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, यह भी बात नहीं है। अधिगम आसक्ता मतलब कि उनको जब अधिगम वो स्टार्ट करते हैं, तो वहां उनको कुछ परेशानियां होती है, कुछ को सुनने में परेशानी होती है, लिखने में समा परेशानी होती है, शब्द पहचानने में परेशानी होती है। तो यह सब इनका मतलब कि अधिगम आसक्ता वाले बच्चे की पहचान है, ठीक है। तो यहाँ यह जो है एक उसी का पॉइंट है, इसको जो हम लोग पॉइंट आउट करेंगे। 1 नंबर पर जाएंगे। सृजनात्मकता क्या है? देखिए यह पॉजिटिव सेंस है। सृजनात्मकता क्या है? बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभवों पर निर्भर होते हैं। दूसरा देख लेते हैं, बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रक्रमण कौशलों पर अत्यधिक निर्भर होता है। तीसरा पॉइंट है समस्याओं के मौलिक, और देखिए यहाँ अपसारी आ रहा है। अभिसारी और अपसारी हम बताए थे। अपसारी जो है पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, समाधानों को पहचानने और तैयार करने की योग्यता, यह बिल्कुल सही है आपका। इसके साथ आप जाएंगे। सृजनात्मकता 2200 से ऊपर की बुद्धि लब्धि से सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित होती है या नहीं है। भारत में बहुत से बच्चे, विशेषकर लड़कियां, विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करती हैं, ठीक है। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? गृह कार्य कैसा होना चाहिए? शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है, ठीक है। यह बिल्कुल सही है आपका। और देख लेते हैं पॉइंट। देखिए ऐसा गृह कार्य करना चाहिए, होमवर्क देना चाहिए जो कि घरेलू जीवन से उसको जोड़े, ताकि उसको समझने में आसानी हो। शिक्षिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठें और देर तक रुकें, यह बिल्कुल सही नहीं है। बच्चे के माता पिता से उनके गृह कार्य को पूरा कराने के लिए ट्यूशन लगवाना, देखिए यह तो बिल्कुल गलत है। उससे उन बच्चों को कठोर दंड, देख लीजिए यह भी आपका गलत है। तो 1 नंबर के साथ आप जाएंगे। एक प्रभावी कक्षा में बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। एक प्रभावी कक्षा है, ठीक है। सहायता लेना अच्छी बात है। अब देखिए यह पॉजिटिव सेंस में हो रहा है, और देख लेते हैं यह प्रभावी कक्षा का एक उदाहरण है। और देखिए बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यस्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेना, देख लीजिए यह आपका, यह परीक्षा लेना जैसे ही आया, इसको हटा देंगे पहले ही आप। बच्चे शिक्षक से डरते हैं, शिक्षक से डरना नहीं चाहिए। मैत्रीपूर्ण व्यवहार, उनसे खुलकर सारी बातें बताना चाहिए। बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते, देखिए सम्मान नहीं करना, यह भी आपका नेगेटिव सेंस।
एक के साथ आप जाएंगे, बिल्कुल सही है। ज्ञान के एक बड़े और संबद्ध भाग को प्रस्तुत करना अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। शिक्षिका का कार्य को शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थी के कार्य को आसान बनाएगा। 2 नंबर आपका यह है। प्रश्न है, ज्ञान के एक बड़े और संबद्ध भाग को प्रस्तुत करना है। शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। यह बिल्कुल सही है आपका। चौथा देखिए, शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यस्मरण को आसान बनाएगा। इस सब में से सही आपका 3 नंबर है, इसके साथ आप जाएंगे। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उन्हें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने के लिए पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है, क्या दर्शाता है? क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया? भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, प्रकृति और पोषण पर बहस, बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। यह 4 ऑप्शन है आपका। यह है, भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसे करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है। तो यहां देखिए, प्रकृति और पोषण पर जो बहस है, यह जो है आवश्यक रूप से, यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। ठीक है। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गतिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें से हम लोगों को सही चूज करना है, कौन सा है? अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन हो रहा है यहाँ। ठीक है। इसके लिए जो है विकास जो हो रही है, किस अवस्थाओं की किसकी एक विशेषता है, इसमें से चूज करना है किसकी एक विशेषता। तो यह आपका है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। एक बच्चा तर्क तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं यह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोलबर्ग की नैतिक तर्कना की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अभिमुखीकरण, सामाजिक अनुबंध, अभिमुखीकरण, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, दंड और आज्ञापालक अभिमुखीकरण। यह है एक अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अभिमुखीकरण का उदाहरण। प्रगतिवादी शिक्षा अनुबंध और पुनर्बलन के सिद्धांत पर आधारित है, पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है, क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत हैं। इस मत पर विश्वास करती है कि वे शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना है और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। यह तो आपका होगा नहीं। समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। यह बिल्कुल सही है। समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन जो हो रहा है उस पर अधिक बल देती है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर एक नए मतलब कि सेट के साथ आते हैं, उसको भी हल करेंगे हम लोग। लगातार जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम कोशिश करते हैं जितना अधिक सेट प्रैक्टिस हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।